यह कहानी है सुजानपुर नाम के एक छोटे से गांव की। उसी गांव में धनराज नाम का एक आदमी रहता था। धनराज गांव के चौक पर मटन चावल का ठेला लगाया करता था। उसके हाथ का मटन चावल स्वादिष्ट तो था, लेकिन वह उसके बहुत ज्यादा पैसे लेता था। गरीब लोग चाहकर भी उसका मटन चावल नहीं खा पाते थे। धनराज को अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। अगर कोई उससे दाम कम करने की बात करता तो वह उसकी मदद करने के बजाय उसे दो बातें सुना देता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिराम काका उसके ठेले पर पहुँचे। धनराज बेटा, आज पैसे थोड़े कम हैं। आधी थाली दे दे, बाकी पैसे मैं कल दे दूंगा। काका, ये कोई उधार की दुकान नहीं है। पैसे हैं तो खाओ, नहीं है तो रास्ता नापो। हरिराम काका चुपचाप वहाँ से चले गए। आसपास खड़े गांव वाले यह सब देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि पूरे सुजानपुर में मटन चावल का ठेला सिर्फ धनराज का ही था। धनराज मन ही मन खुश हो रहा था। सारा गांव मेरे ठेले पर आता है। चाहे किसी को पसंद आए या नहीं, खाना तो यहीं से खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। उसी दिन दोपहर के समय एक अजनबी अपनी पत्नी और अपने छोटे बेटे चीकू के साथ सुजानपुर गांव आया। तीनों काफी थके हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत दूर से सफर करके यहाँ पहुँचे हों। जैसे ही वे गांव के चौक पर पहुँचे, अजनबी की पत्नी की नजर धनराज के मटन चावल के ठेले पर पड़ी। गर्मा गर्म मटन चावल की खुशबू हवा में फैली हुई थी। सुनो ना जी, मटन चावल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो ना पापा, मुझे बहुत भूख लगी है। चलिए ना, कुछ खा लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो खाते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर अजनबी उन्हें लेकर धनराज के ठेले की तरफ बढ़ गया। भाई, 3 प्लेट मटन चावल दे दीजिए। धनराज ने बिना कुछ कहे 3 प्लेटें परोस दी। काफी लंबे सफर के बाद तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद अजनबी ने अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन पैसे गिनते ही उसका चेहरा उतर गया। उसके पास कुछ रुपए कम थे। भाई, मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं। अगर आप चाहो तो बाकी पैसे मैं कल दे दूंगा। हम अभी अभी इस गांव में आए हैं। इतना सुनते ही धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कहा? कल दे दोगे? पहले खाना खा लिया और अब बोल रहे हो पैसे नहीं है। चौक पर खड़े लोग उनकी तरफ देखने लगे। भाई, मैं आपका पैसा लेकर भाग नहीं जाऊंगा। कल सुबह सबसे पहले आकर दे दूंगा। मुझे ऐसी कहानियाँ मत सुनाओ। आज तक बहुत लोगों को देखा है मैंने, जेब में पैसे नहीं थे तो मटन चावल खाने क्यों आए? पहले अपनी जेब देख लिया करो, फिर शौक पूरे किया करो। धनराज की बातें सुनकर अजनबी की पत्नी का सिर झुक गया। छोटा चीकू भी डरकर अपने पिता के पीछे छिप गया। आजकल पता नहीं कहां कहां से लोग चले आते हैं। पैसे नहीं होते, लेकिन मटन चावल जरूर खाना होता है। यह सुनकर आसपास खड़े कुछ लोगों को भी बुरा लगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। अजनबी ने अपनी जेब में बचे हुए सारे पैसे धनराज को दे दिए। फिर वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहाँ से चला गया। रास्ते भर तीनों चुप रहे। जी, ये कैसा आदमी था? थोड़े से पैसों के लिए उसने इतनी बातें सुना दी। क्या करें, ऐसे लोगों का मुंह लगना ही बेकार है। पापा, क्या हम कल फिर यहाँ खाना खाएंगे? यह सुनकर अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। नहीं बेटा, कल से कुछ नया होगा। क्या होगा पापा? कल तुम्हें पता चल जाएगा बेटा। उस रात अजनबी ने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर ली, लेकिन अजनबी को पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार उसे धनराज की बातें याद आ रही थीं। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर भगवान ने चाहा तो इस गांव में कोई भी आदमी पैसों की कमी की वजह से भूखा नहीं रहेगा। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? उसका रास्ता मुझे पता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही सुजानपुर गांव के लोग अपने अपने काम में लग गए। कोई खेत की तरफ जा रहा था तो कोई बाजार की तरफ। उधर धनराज भी हमेशा की तरह अपना मटन चावल का ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया। लेकिन आज गांव के चौक पर कुछ अलग होने वाला था। चौक के दूसरी तरफ वही अजनबी एक छोटा सा ठेला लगाने में लगा हुआ था। अरे, ये तो वही आदमी है। धनराज दूर खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर में अजनबी ने अपना ठेला पूरी तरह तैयार कर लिया। जैसे ही लोगों की नजर उस बोर्ड पर पड़ी, सभी हैरान रह गए। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था 10 रुपए में भरपेट मटन चावल। अरे, मैंने सही पढ़ा ना? हाँ भाई, यहाँ तो सच में 10 रुपए लिखा है। कहीं ये मजाक तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगी।
अरे भाई, मेरी नजर कमजोर हो गई है क्या? यहाँ सच में 10 रुपए लिखा है। ये सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगे। नहीं काका, आपकी नजर बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। तुम यहाँ नए लगते हो। हाँ काका, मैं यहाँ अभी नया ही आया हूँ और मेरा नाम गोपाल है। तो गोपाल, कहीं बाद में ये मत कहना कि एक थाली के 100 रुपए देने हैं। यह सुनकर आसपास खड़े लोग हंस पड़े। नहीं काका, 10 रुपए मतलब 10 रुपए। गोपाल भाई, इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो? पहले खाकर तो देखिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। लो बेटा, ये रहे 10 रुपए। पहली थाली मुझे दे दो। गोपाल ने प्यार से भरपूर मटन चावल की थाली परोस दी। थाली देखकर हरिराम काका की आंखें चमक उठी। अरे वाह, 10 रुपए में इतना सारा। उन्होंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। कुछ मिनटों बाद उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह गोपाल बेटा, मजा आ गया। सच में इतना अच्छा है क्या? अरे अच्छा क्या, बहुत बढ़िया है। बस फिर क्या था, एक एक करके लोग लाइन में लगने लगे। भाई, मुझे भी एक थाली देना। मेरे लिए भी एक। अरे लाइन में लगो, सबको मिलेगा। कुछ ही देर में गोपाल के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। उधर धनराज यह सब देखकर हैरान था। ये कैसे हो सकता है? सुबह से उसके ठेले पर मुश्किल से 2 ग्राहक आए थे, जबकि गोपाल के ठेले पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। गोपाल लगातार लोगों को मटन चावल परोसता रहा। भाई, इतने पैसे में तो धनराज आधी मुस्कान भी नहीं देता। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। उधर धनराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दोपहर तक गोपाल का लगभग सारा खाना खत्म हो गया। गोपाल भाई, एक प्लेट और मिल जाएगी क्या? नहीं भाई, आज का खाना खत्म हो गया, कल जल्दी आ जाना। लोग खुशी खुशी वापस लौटने लगे। शाम होते होते धनराज ने अपना हिसाब देखा। उसकी कमाई आधे से भी कम रह गई थी। ये सब उस गोपाल की वजह से हो रहा है। उसने दूर खड़े गोपाल की तरफ देखा। गोपाल हंसते हुए अपना ठेला समेट रहा था। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कोई आदमी 10 रुपए में भर पेट मटन चावल नहीं खिला सकता। मुझे इसका राज पता लगाना ही होगा। धनराज की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह जलन आने वाले दिनों में उसे ऐसी राह पर ले जाएगी जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। अगली सुबह गोपाल हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। उसने ताज़ा मटन, चावल और मसालों से खाना तैयार किया और अपना ठेला लेकर गांव के चौक पर पहुंच गया। लेकिन इस बार चौक पर पहुंचकर वह खुद भी हैरान रह गया। उसके ठेले के सामने पहले से ही कई लोग खड़े थे। अरे, आप लोग इतने सुबह? कल देर से आए थे तो खाना खत्म हो गया था। आज गलती नहीं करनी थी। और मैं तो घर से नाश्ता करके भी नहीं आया हूँ। क्या पता कहीं फिर खाना खत्म हो गया तो। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग हंस पड़े। थोड़ी ही देर में गोपाल के ठेले पर लंबी लाइन लग गई। उधर धनराज अपने ठेले पर बैठा यह सब देख रहा था। आखिर लोगों को इसमें ऐसा क्या मिल रहा है? तभी एक आदमी गोपाल के ठेले के पास आया। उसका नाम रघु था। रघु गांव में मेहनती और ईमानदार आदमी माना जाता था। गोपाल भाई, एक थाली देना। गोपाल ने मुस्कुराकर थाली परोस दी। रघु ने खाना शुरू किया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह गोपाल भाई, सच कहूँ तो इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट मटन चावल खाया है। धन्यवाद रघु भाई। गोपाल भाई, अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। जरूर बताऊंगा रघु भाई। उसी दिन से रघु और गोपाल की अच्छी दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ धनराज की परेशानी बढ़ती जा रही थी। पहले उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब उसके पुराने ग्राहक भी गोपाल के ठेले पर दिखाई देने लगे थे। ये सब ठीक नहीं हो रहा। शाम को जब उसने हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। उसकी कमाई पहले से आधी रह गई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात धनराज को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बार बार एक ही बात सोच रहा था। आखिर गोपाल 10 रुपए में मटन चावल बेच कैसे रहा है? अगली सुबह उसने एक फैसला किया। आज मैं इस गोपाल का राज जानकर ही रहूंगा। उस दिन धनराज ने अपना ठेला थोड़ा देर से लगाया और खुद चुपचाप गोपाल का पीछा करने लगा। उसने देखा कि गोपाल बाजार गया। गोपाल ने ताज़ा मटन खरीदा। फिर उसने अच्छे चावल खरीदे। उसके बाद ताज़े मसाले भी खरीदे। सब कुछ बिल्कुल बढ़िया था। ये तो वही सामान खरीद रहा है जो मैं खरीदता हूँ। अब धनराज और भी ज्यादा परेशान हो गया। अगर सामान भी अच्छा है तो फिर 10 रुपए में कैसे बेच रहा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। शाम को भी उसने गोपाल का पीछा किया। उसने सोचा शायद रात में कोई राज पता चल जाए, लेकिन गोपाल सीधे अपनी झोपड़ी में चला गया। वहाँ उसकी पत्नी और चीकू उसका इंतजार कर रहे थे। पापा दे। गोपाल ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गोद में उठा लिया। दूर खड़ा धनराज यह सब देखता रहा। गोपाल जरूर कोई बड़ा राज छुपा रहा है।
अगले कुछ दिनों में गोपाल को लोग और भी ज्यादा पसंद करने लगे। अब सिर्फ सुजानपुर ही नहीं, आसपास के गांवों से भी लोग उसके ठेले पर आने लगे। मैंने तो इसके बारे में दूसरे गांव में सुना था। मैं भी सिर्फ देखने आया था कि 10 रुपए वाली थाली सच है या नहीं। यह सब सुनकर गोपाल मुस्कुरा देता, लेकिन दूसरी तरफ धनराज की जलन अब गुस्से में बदल चुकी थी। एक शाम उसने दूर खड़े होकर गोपाल के ठेले की भीड़ देखी, फिर उसने मुट्ठी भींच ली। सीधे तरीके से तो इसका राज पता नहीं चल रहा, अब मुझे कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी और यही चमक आने वाले दिनों में पूरे सुजानपुर में एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाली थी। दिन बीतते गए और गोपाल के ठेले पर भीड़ बढ़ती गई। अब हालत यह थी कि कई लोग सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते थे। हरिराम काका तो लगभग रोज ही पहुंच जाते थे। बेटा गोपाल, अगर तुम ऐसे ही खिलाते रहे ना तो मेरी बहू मुझे घर से निकाल देगी। क्यों काका? क्योंकि गोपाल बेटा, मैं अब घर का खाना कम और तुम्हारा मटन चावल ज्यादा खा रहा हूँ। यह सुनकर वहाँ खड़े लोग हंस पड़े, लेकिन दूसरी तरफ धनराज की हालत खराब होती जा रही थी। पहले जहाँ उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती थी, अब वहाँ मुश्किल से कुछ लोग ही आते थे। एक शाम धनराज अकेला बैठा अपना हिसाब देख रहा था। पूरे दिन की कमाई देखकर उसका चेहरा उतर गया। नहीं, अब बहुत हो गया। तभी उसके दिमाग में एक चाल आई। अगले दिन वह खुद लोगों के बीच जाकर बातें करने लगा। क्या बात है धनराज, आजकल कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं भाई, मुझे क्या परेशानी होगी, बस एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात धनराज भाई? कोई आदमी इतने दिनों तक 10 रुपए में भर पेट मटन चावल कैसे खिला सकता है? यह सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए। खैर, मुझे क्या मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। लेकिन धनराज यहीं नहीं रुका। वह अलग अलग लोगों के पास जाकर यही बात दोहराने लगा। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है, आखिर कोई रोज नुकसान उठाकर कब तक खाना खिलाएगा? धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी। कुएं पर पानी भरने वाली औरतें भी इसी बारे में बातें करने लगीं। सच कहूँ तो मुझे भी अब थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, बिना किसी कारण कोई इतना सस्ता नहीं बेचता। चौपाल पर बैठे बुजुर्ग भी यही चर्चा करने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई राज हो? राज तो जरूर है। कुछ ही दिनों में लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। उधर गोपाल को इन बातों की कोई खबर नहीं थी। वह हमेशा की तरह लोगों को खाना खिलाने में लगा हुआ था। तभी रघु तेजी से दौड़ता हुआ गोपाल के पास आया और हाँफते हुए बोला, गोपाल भाई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाई? गांव में तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कैसी बातें रघु भाई? रघु ने सारी अफवाहें उसे बता दी। कुछ पल के लिए गोपाल चुप हो गया। मुझे तो लगता है ये सब धनराज कर रहा है। हो सकता है। और तुम इतने शांत क्यों हो? क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच बोलने वाले को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। रघु को गोपाल की बात समझ तो आई, लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई थी। उधर धनराज को लग रहा था कि उसकी चाल काम कर रही है और सचमुच असर दिखने लगा था। अगले दिन गोपाल के ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं आई। कुछ लोग दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहे। कुछ लोग बिना खाना खाए वापस लौट गए। यह देखकर गोपाल की पत्नी भी परेशान हो गई। लगता है जी लोग अब हम पर शक करने लगे हैं। चिंता मत करो, झूठ तेज जरूर दौड़ता है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। लेकिन धनराज अब यहीं रुकने वाला नहीं था। उसी रात उसने एक और बड़ी चाल चलने का फैसला किया। अब सिर्फ अफवाहों से काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि पूरा गांव इसके खिलाफ हो जाए। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसे लग रहा था कि अब गोपाल ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही चाल जल्द ही उसे पूरे गांव के सामने शर्मिंदा करने वाली है। अगले दिन सुबह पूरे सुजानपुर गांव में एक ही बात की चर्चा हो रही थी। सुना तुमने? आज पंचायत बैठने वाली है। हाँ, सरपंच भगत राम ने खुद बुलाया है। उधर धनराज के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज गोपाल का सच सबके सामने आ जाएगा। दोपहर होते होते पंचायत के चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। कुछ ही देर में सरपंच भगत राम भी वहां पहुंच गए। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद गोपाल भी अपनी पत्नी और बेटे चीकू के साथ वहां पहुंच गया। रघु और हरिराम काका भी उसके साथ खड़े हो गए। धनराज, तुमने पंचायत बुलाने की बात कही थी, अब बताओ क्या मामला है? सरपंच जी, मैं सिर्फ गांव वालों की भलाई चाहता हूं। मुझे लगता है कि गोपाल हम सबसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है।
हाँ हाँ सही कह रहा है। कोई आदमी 10 रुपए में भरपेट मटन चावल नहीं खिला सकता। जरूर इसके पीछे कोई राज है। गोपाल, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? अचानक से पूरा चौपाल शांत हो गया। सभी लोग गोपाल की तरफ देखने लगे। कुछ पल तक गोपाल चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मुखिया जी, आज मैं आप सबको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। यह सुनकर सभी लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। कई साल पहले मैं बहुत गरीब था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। कई बार ऐसा होता था कि मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा चीकू भूखे सो जाते थे। चीकू भी अपने पिता की बातें ध्यान से सुन रहा था। एक दिन हम तीनों लगातार 2 दिन भूखे रहने के बाद एक गांव पहुंचे। उस दिन हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। पूरी चौपाल एकदम शांत हो गई। उसी गांव में एक बूढ़े आदमी का छोटा सा मटन चावल का ठेला था। उसने हमारी हालत देखी। उसने हमें अपने पास बुलाया और भर पेट मटन चावल खिलाया। जब मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने लेने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ बेटा? जाते समय उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी। गोपाल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा था, बेटा, अगर आज मैं तुम्हें खिला रहा हूँ तो कल तुम किसी और भूखे को खिला देना। पूरा चौपाल एकदम शांत हो गया। कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। उस दिन मैंने मन ही मन एक वादा किया था, अगर भगवान ने मुझे कभी लायक बनाया तो मैं किसी गरीब को पैसों की वजह से भूखा नहीं रहने दूंगा। बस उसी वादे को निभाने के लिए मैं गांव-गांव जाकर लोगों को सस्ते में खाना खिलाता हूँ। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच्चाई इतनी साधारण और इतनी बड़ी हो सकती है। लेकिन गोपाल, इतनी कम कीमत में तुम्हारा खर्च कैसे निकल जाता है? सरपंच जी, मैं ज्यादा मुनाफा नहीं कमाता। मैं सिर्फ इतना रखता हूँ कि मेरा काम चलता रहे। मेरे लिए ये धंधा नहीं, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। यह सुनकर पूरा गांव भावुक हो गया। तभी अचानक रघु खड़ा हो गया। सरपंच जी, अब मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। कहो रघु, क्या कहना है? मुखिया जी, पिछले कई दिनों से गांव में जो अफवाहें फैल रही थीं, उनके पीछे कौन था? सभी लोग धनराज की तरफ देखने लगे। हाँ बेटा धनराज, अब तुम भी सच बता दो। धनराज का चेहरा उतर चुका था। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था और अगले ही पल ऐसा सच सामने आने वाला था जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता। धनराज का सिर झुका हुआ था। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। धनराज, गांव वाले जानना चाहते हैं कि इन अफवाहों के पीछे कौन था? कुछ पल तक धनराज चुप खड़ा रहा, फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। सरपंच जी, ये सब मैंने ही किया था। यह सुनते ही पूरे चौपाल में हलचल मच गई। क्यों धनराज, क्यों किया ऐसा तुमने? मतलब सारी अफवाहें इसी ने फैलाई थीं? धनराज ने सिर झुका लिया। हाँ सरपंच जी, गोपाल की बढ़ती भीड़ देखकर मुझे जलन होने लगी थी। पहले पूरा गांव मेरे ठेले पर आता था, लेकिन जब लोग इसके ठेले पर जाने लगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने इसका पीछा भी किया, इसका राज जानने की भी कोशिश की, और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने लोगों के मन में शक पैदा करना शुरू कर दिया। पूरा गांव चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। मतलब इतने दिनों से गांव में जो बातें फैल रही थी वो सब तुम्हारी वजह से? हाँ रघु, गलती मेरी थी। हरिराम काका धीरे से बोले। बेटा धनराज, जलन इंसान से बहुत बड़ी गलतियां करवा देती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना भी आसान नहीं होता। धनराज की आंखों में आंसू आ गए। फिर वह धीरे धीरे गोपाल के सामने जाकर खड़ा हो गया। गोपाल, मुझे माफ कर दो। जिस दिन तुम अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेरे ठेले पर आए थे, उस दिन मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बेइज्जती की। उसके बाद भी तुमने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। गोपाल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धनराज, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वो बुरा इंसान नहीं होता। यह सुनकर धनराज की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसे अपने किए पर सच्चा पछतावा हो रहा था। गोपाल भाई, हमें भी माफ कर दो। हमने भी बिना सच जाने तुम्हारे बारे में गलत बातें सोची थी। आप लोगों ने जो सुना उसी पर विश्वास किया। अब सब सच जान चुके हैं, बस यही काफी है। तभी सरपंच भगत राम अपनी जगह से खड़े हो गए। आज इस पंचायत से हम सभी को एक बड़ी सीख मिली है। किसी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी गरीब या मजबूर इंसान का अपमान नहीं करना चाहिए। पूरा गांव सहमति में सिर हिलाने लगा। तभी हरिराम काका मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, इतनी देर से पंचायत चल रही है, कोई ये भी बताएगा कि आज मटन चावल कौन खिलाएगा? काका, आपको तो बस खाने की पड़ी रहती है। और क्या, खाली पेट कोई पंचायत होती है क्या? सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। आज का खाना मेरी तरफ से। वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। लगता है पंचायत का असर जल्दी हो गया। एक बार फिर सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद सुजानपुर में बहुत कुछ बदल गया।
धनराज ने अपने ठेले के दाम कम कर दिए। अब वह गरीब लोगों के साथ सम्मान से बात करने लगा। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वह उसे भूखा नहीं लौटाता था। दूसरी तरफ गोपाल पहले की तरह लोगों को सस्ते में मटन चावल खिलाता रहा। धीरे धीरे गोपाल और धनराज के बीच की दुश्मनी भी खत्म हो गई। कई बार दोनों एक दूसरे की मदद भी करने लगे और सबसे ज्यादा खुश था छोटा चीकू, क्योंकि अब गांव के लोग उसके पिता की इज्जत करते थे। एक शाम गोपाल अपने ठेले के पास खड़ा था, तभी हरिराम काका उसके पास आए। बेटा, उस बूढ़े आदमी ने उस दिन सिर्फ तुम्हारा पेट नहीं भरा था, उसने आज पूरे सुजानपुर का दिल भर दिया। काका, अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती रहती है। हरिराम काका ने खुशी से सिर हिलाया। उस दिन के बाद सुजानपुर में कोई भी इंसान पैसों की कमी की वजह से भूखा नहीं सोया और धनराज को भी समझ आ गया कि पैसा कमाने से इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि दूसरों की मदद करने से बड़ा बनता है।